हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ लिया है, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे कोवेलेंसी। बट कोवेलेंसी से पहले हमको समझना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट, वी वांट टू स्टडी फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है? जैसे कि स्टूडेंट ऑक्टेट रूल बोलता था कि कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए, या कोई भी बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि स्पीसीज अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में ये सब चीजें है का पहले भी पढ़ ली हैं कि ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है। इन रियलिटी इट इज नॉट लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि ऑक्टेट रूल बोलता है। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे बच्चे मैं कहूँ हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या है? 1s1। क्या है? 1s1। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है तो आप बोलोगे 8। और अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा? 1s2, 2s2 और क्या आएगा? 2p4। और अगर मैं इसको ऑर्बिटल्स के साथ में लिखूं तो ये क्या है? 1s2 और ये क्या हो जाएगा? 2s2। ये हो गया 1s2, ये क्या हो गया? 2s2। और यहाँ पे मैं p ऑर्बिटल्स लिखूंगा, px, py, pz। ये 1 2 3 4। अब बताओ स्टूडेंट, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट होता है या बाइवेलेंट होता है? ऑक्सीजन मोनोवेलेंट होता है। वह जब भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो जरा समझिए, हाइड्रोजन एक बॉन्ड किस लिए बनाता है? लुईस ऑक्टेट रूल बोलता था कि हाइड्रोजन और हीलियम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। बट ये बात सत्य नहीं है। हाइड्रोजन इसलिए एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके वैलेंस सेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए होता है। वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। वैलेंस सेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल है और एक ही सब सेल है और एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक है। क्योंकि इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन जब भी कंबाइन करेगा तो अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए क्या करता है? ये बॉन्ड बना लेता है कोवेलेंट और बन जाता है H2। यानी कि कोई भी स्पीसीज कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए फॉर्म नहीं करना चाहती कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। नहीं, वो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है कि उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना नहीं चाहता, वो पेयर्ड होना चाहता है। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, आपने बचपन से पढ़ा है ऑक्सीजन इज बाईवेलेंट। आपने कभी सोचा ऑक्सीजन बाईवेलेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन को लिखूं, देखिए इनर सेल को हमको काउंट नहीं करना होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। इनर सेल को नहीं देखते हैं, वैलेंस सेल को देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास में ये रहे 2 लोन पेयर, ये रहे 2 लोन पेयर, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 2 क्या हैं? इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर मैं कोई दूसरी ऑक्सीजन लाऊं, तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है? पेयर्ड है। वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। वो मैंने शो कर दिए। लेकिन क्या है? एक है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है स्टूडेंट? बोलिए। या आप इसे ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए। अगर मैं इनको दिखाता हूं ऐसे, ये तो ये ऐसे दिखा दूं,
ये ऐसे, तो ये ऐसे दिखा दो। अब क्या है ये, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहते हैं, पेयर्स होने चाहते हैं। क्या होने चाहते हैं, पेयर्स होने चाहते हैं। और इसलिए ये पेयरिंग करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट O2, फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट O2। तो कोई भी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बनता कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नहीं, इसलिए बनते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहते हैं, पेयर्ड रहना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा बोलो, 2p3। तो इनर सेल से तो हमें कोई मतलब नहीं, इसको कट करो। वैलेंस सेल में देखो एक है हमारे पास में स्टूडेंट 2s और एक है हमारे सामने बोलो बच्चे 2p। तो देखो ये 2s वाले तो पेयर्ड है, 2s वाले तो पेयर्ड है, लेकिन एक p में ये रहा, एक p में ये रहा, एक p में ये रहा। बताओ नाइट्रोजन के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड या हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इसलिए नहीं बना रहा कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नहीं। नाइट्रोजन के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 3 बॉन्ड। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा एक पेयर्ड, एक तो पेयर्ड है लोन पेयर के रूप में, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा नाइट्रोजन पे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ में आएगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। आपस में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे स्टूडेंट, N2 बना लेंगे। अब N2 बनाने के बाद जो नाइट्रोजन सिंगल एटम के जो नाइट्रोजन से वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद स्टूडेंट वो हो चुके हैं पेयर्ड, तो स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एटम पेयर्ड करना चाहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एटम पेयर्ड करना चाहता है। आप बोलोगे सर आपने तो नाइट्रोजन कंबाइन कर दिया। लो, अगर नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन आना चाहे और कहे कि नाइट्रोजन मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन बोलेगा देख हाइड्रोजन मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 3 अनपेयर्ड। और अगर तुझे मेरे साथ में बॉन्ड बनाना है तो तुम 3 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है हम 3 आ जाएंगे। हम क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास में क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास में सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नाइट्रोजन को क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर बनाना है, इसलिए 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं और फॉर्म कर लेते हैं एक लोन पेयर के साथ फॉर्म कर लेते हैं 3 बॉन्ड और ये बन गए बॉन्ड, ये बन गए कोवलेंट बॉन्ड। बोलो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यानी कि बच्चे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है फॉर्म्ड होता है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, 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 बॉन्ड formed by the equal sharing of bond formed by the equal sharing of unpaired electrons present in the valence cell of atoms, valence cell of combining atoms
फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लो PCl5 बनना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है, PCl5। तो कंबाइन होने वाले एटम कौन है, फास्फोरस और क्लोरीन है, फास्फोरस और क्लोरीन है। तो हमको फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। फास्फोरस होता है 15, आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। चलो मैं पहले अभी मैं बात कर रहा हूं PCl3 की, मैं PCl5 पे भी आऊंगा, पहले बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, PCl3 की। किसकी बात करते हैं, PCl3 की बात करते हैं। PCl5 का फॉर्मेशन भी मैं आपको समझाऊंगा, कोवैलेंसी के टाइम पे समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेरा आपसे वायदा रहा। तो देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15, 12 और 3 15। तो बताइए बच्चे, देखिए इनर सेल वालों को तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बात करनी है वैलेंस सेल की। किसकी बात करनी है, वैलेंस सेल की बात करनी है। किसकी बात करनी है स्टूडेंट, बोलो, वैलेंस सेल की बात करनी है। तो बताइए बच्चे, फास्फोरस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। फास्फोरस के पास इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। अब मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इनर वालों को तो काटो, वैलेंस सेल को देखो, 3s2 3p5। तो अगर मैं इसमें लिखूं 3s2 तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3p5 में स्टूडेंट 1 2 3 4 5। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। और फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। फास्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि फास्फोरस और क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेट करना चाहता है क्लोरीन के साथ, तो फास्फोरस बोलेगा 3 क्लोरीन को आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन बोलेगी क्या 2 क्लोरीन चलेंगे, नहीं 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 नहीं, क्योंकि 2 क्लोरीन से मेरे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो जाएंगे, पर मेरा तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किस लिए होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। यानी कि फास्फोरस के पास में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्लोरीन को आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब फास्फोरस के पास है 3, फास्फोरस के पास है 3, तो 3 हो गए, इस पे क्या लोन पेयर, 3 हो गए, नहीं इसके पास फास्फोरस के पास एक तो हो गया लोन पेयर, एक तो हो गया लोन पेयर, और क्लोरीन 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 क्लोरीन आएंगी अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके, 3 क्लोरीन आएंगी अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे स्टूडेंट, ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और देखिए क्या बना लिया इन्होंने, PCl3, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि प्रत्येक कंबाइनिंग एटम्स अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करना चाहता है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सारे के सारे क्या होने चाहिए, बोलिए स्टूडेंट, पेयर्ड होने चाहिए। अब क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 क्लोरीन को आना पड़ेगा, और क्या बनाएगा, PCl3। अब देखो क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर है, 1 2 3, तो हम दिखा देंगे क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, अरे वो पहले से ही पेयर्ड है, वो पहले से ही पेयर्ड है। क्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। फास्फोरस ने 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, क्योंकि उसके पास अभी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पर सर हमने तो PCl5 भी सुना है बच्चे, वो उसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन की बात है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, कोवैलेंसी इसका जस्ट अगला टॉपिक है। तो स्टूडेंट क्लोरीन के पास में आप क्या दिखा दोगे, 3 लोन पेयर। तो बच्चे ये था आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कंबाइंड एटम्स। अच्छा एक और बात मैं बात करता हूं, एक और बात बच्चे, मैंने कहा कि इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है। जरा बताइए कि इलेक्ट्रॉन रहता कहां पे है, इलेक्ट्रॉन रहता कहां पे है, इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में। किसमें, ऑर्बिटल में, एन ऑर्बिटल। अगर मैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑर्बिटल की डेफिनेशन की बात करूं, तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, एन ऑर्बिटल इज द रीजन,
एन ऑर्बिटल इज द रीजन और स्पेस where the probability of finding the electron is maximum स्टूडेंट किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? ऑर्बिटल में मिलता है। किस में मिलता है? ऑर्बिटल में मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो निश्चित ही है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। तो आप हमेशा याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट ओनली द sharing of unpaired electrons, but it is also the overlapping of orbitals between the combining atoms. कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, केवल इज नॉट ओनली द कोवलेंट बॉन्ड नॉट ओनली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली द इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, केवल और केवल इतना नहीं है, इज नॉट ओनली द, मैंने बोला है इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इज नॉट ओनली द, बट इज ऑल्सो द ओवरलैपिंग of orbitals of the combining atoms, बच्चे ये जो एटम्स किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग भी है, ये मैंने पहले लेक्चर में मैंने वहां पे कोवलेंट बॉन्ड को शुरुआत में ही बताया हुआ है कि कोवलेंट बॉन्डिंग एक प्रकार की ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है। मैंने बताया हुआ है, आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखना, ये उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर में, प्ले लिस्ट में जाना और फर्स्ट लेक्चर में देखना केमिकल बॉन्डिंग बाय अशोक सर, वहां पे आपको मैंने मिल जाएगा कोवलेंट बॉन्ड को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से भी समझा रखा है। सी माई फर्स्ट लेक्चर। अब आते हैं बच्चे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कोवेलेंसी। देखिए क्या कोवेलेंट बॉन्ड से बना है कोवेलेंसी क्या है? किसी भी एटम की मैं पूछूं नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, तो नाइट्रोजन जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, कार्बन जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उसकी कोवेलेंसी होगी, फास्फोरस जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उसकी कोवेलेंसी होगी। तो जैसे मान लो, तो कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी को अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं इनिशियल फेज में कि इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी एलिमेंट जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। और स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि कार्बन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यदि फास्फोरस के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो उसकी कोवेलेंसी, नॉर्मल कोवेलेंसी क्या होगी? 3, लेकिन बताएंगे कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है, वो आगे बात करेंगे। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसकी हम कोवेलेंसी बोलेंगे 3। लेकिन नाइट्रोजन की एक 4 कोवेलेंसी भी हो सकती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही कोवेलेंसी शो करेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहानी कार्बन की। किसकी शुरुआत करते हैं? कार्बन की। तो स्टूडेंट कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p2।
अब क्योंकि कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो मुझे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं, ठीक है। तो इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बात करूंगा वैलेंसी शेल की, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो स्टूडेंट यहां पे आए हम 2s और क्या 2p, तो कार्बन के पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और यदि कार्बन के पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन को होना चाहिए था बाईवेलेंट, कार्बन को होना क्या चाहिए था, बाईवेलेंट। देख लो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को एक्चुअली में बनाना चाहिए थे दो कोवेलेंट बॉन्ड, बनाने चाहिए थे दो कोवेलेंट बॉन्ड, बनाने चाहिए थे स्टूडेंट दो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन को बनाने चाहिए थे, लेकिन कार्बन दो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन कार्बन स्टूडेंट दो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। कार्बन को हम बचपन से कहते हुए आ रहे हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, लेकिन कार्बन के पास तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम कार्बन को बाईवेलेंट क्यों नहीं बोलते। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो लिखी है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट में है। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आप एक्साइटेड स्टेट में लिखो। मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट में कैसे लिखूं, बोले सर इस इलेक्ट्रॉन को यहां क्या कर दो, प्रमोट। मैंने कहा ठीक है प्रमोट कर देता हूं, आप कह रहे हो तो मैंने इसको प्रमोट कर दिया। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो बोला सर कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम कार्बन को कहते आ रहे हैं टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट। बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन बच्चे ये इनकम्प्लीट आंसर है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों, अगर हम बात करें फास्फोरस की, अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का आप कहते हो 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, इनर है, इनका कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं वैलेंस सेल की, किसकी बात करते हैं, वैलेंस सेल की, वैलेंस सेल की। तो हम कहते हैं कि फास्फोरस की 3 वैलेंसी कोवैलेंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, 3 वैलेंसी हो सकती है। कार्बन इन ग्राउंड, फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट कितनी वैलेंसी शो करेगा, 3 वैलेंसी शो करेगा। ग्राउंड स्टेट में कितनी वैलेंसी शो करेगा, 3। और फिर कहते हैं कि अगर हम फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले आए, किस में ले आए, एक्साइटेड स्टेट में ले आए, तो क्या होगा, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप गौर से देखें तो थर्ड सेल शुरू हो चुका है। स्टूडेंट कौन सा सेल शुरू हो चुका है, थर्ड सेल। कौन सा, थर्ड सेल। तो ये 3s, ये 3s है, क्या है, ये 3s है, ये 3p है, तो यहाँ पे 3d भी होते हैं। कौन होता है, 3d भी होते हैं। अब 3d होते हैं तो फास्फोरस के इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर सकते हैं, इसमें प्रमोट कर सकते हैं, और यहां पे जब प्रमोट करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में इसके 5 हो जाएंगे, तो फिर फास्फोरस कितने बॉन्ड बना लेगा, यहां पे 3 है तो 3 बॉन्ड बना लेगा, और यहां पे 5 है तो 5 बॉन्ड बना लेगा। तो हम फास्फोरस के लिए बोलते हैं कि फास्फोरस की कोवैलेंसी कभी 3 कभी 5। कोवैलेंसी फास्फोरस की या तो 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, लेकिन जब हम फास्फोरस को ये बोल रहे हैं कि 3 और 5 हो सकती है, तो हम कार्बन को क्यों नहीं बोलते कि 2 या 4 हो सकती है, 2 या 4 हो सकती है। और अगर 2 होती भी है तो कार्बीन में होती है, किसमें होती है, कार्बीन में। यहां देखो कार्बीन, लेकिन कार्बीन तो एक इंटरमीडिएट है, कार्बीन तो एक इंटरमीडिएट है, यानी कि वो बहुत कम टाइम के लिए ही बनता है, वो तो अनस्टेबल स्पीसीज है। लेकिन कार्बन को तो हम बचपन से कहते आ रहे हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ऐसा क्यों। हम फास्फोरस के लिए तो बोलते हैं कि इसकी कोवैलेंसी या तो 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, लेकिन कार्बन को बोलते आ रहे हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ऐसा क्यों। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा इसलिए है कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे हैं,
या प्रमोट का या एक्साइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या एक्साइट कर रहे हैं प्रमोशन टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। देखो 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 क्या क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर कार्बन है तो यहां पे 2s है, क्या है 2s है, और यहां पे क्या है 2p2 है। और जब हम कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करके हायर एनर्जी में ले जाते हैं, क्या करके, एक्साइट करके, यानी कि प्रमोशन करके, क्या करके, प्रमोशन करके या एक्साइटेशन करके हम इसको किस में ले जाते हैं, हायर एनर्जी में ले जाते हैं। और याद रखना, प्रमोशन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रमोशन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी, ये क्या है, एक एंडरजोनिक प्रोसेस है, एक एंडरजोनिक प्रोसेस है। क्या है स्टूडेंट, एंडरजोनिक प्रोसेस है। एंडरजोनिक प्रोसेस का मतलब कि जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी लोअर स्टेट से हायर एनर्जी की स्टेट पे ले जाऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एंडरजोनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड है। एनर्जी क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड है। एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं या तो वो अपने आप हो सकते हैं, और यदि अपने आप नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसको एनर्जी देंगे, हम उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। एक्चुअली में स्टूडेंट ये जो कार्बन के 2s और 2p के बीच का जो गैप है, कार्बन के 2s और 2p के बीच का ये जो गैप है डेल्टा ई, ये जो डेल्टा ई गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये वेरी लो है। क्या है, ये एनर्जी गैप वेरी लो है, और हम इजिली सराउंडिंग से उतनी एनर्जी पा जाते हैं। एनर्जी इज अवेलेबल, एनर्जी इज दिस मच ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम सराउंडिंग, अवेलेबल फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में ले जाने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, हमको स्टूडेंट अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। कार्बन सराउंडिंग से ही वो एनर्जी प्राप्त कर लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता ही नहीं है। कार्बन को आप जब भी देखोगे तो कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही मिलेगा। वेन एवर यू विल सी कार्बन, कार्बन विल बी अवेलेबल फॉर यू ओनली इन एक्साइटेड स्टेट। वेन एवर यू विल सी कार्बन, इट विल अवेलेबल फॉर यू ओनली इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन को आप कभी भी उसकी ग्राउंड स्टेट में नहीं देख सकते हैं। कार्बन रहना, क्योंकि इसका ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, एनर्जी गैप है ये डेल्टा ई, ये क्या है स्टूडेंट, वेरी लो है। क्या है स्टूडेंट, वेरी लो है। तो कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, यानी कि NS और NP के बीच का जो गैप है ये क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है, NS और NP के बीच का गैप। तो ये यहां इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन और एक्साइटेशन सराउंडिंग की एनर्जी से ही हो जाता है। इसलिए कार्बन के पास, जब कार्बन रहता ही अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। कितने आ गए स्टूडेंट, 4। कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम बोलेंगे कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो सर फिर हमने फास्फोरस को ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट क्यों कहा, हमने फास्फोरस को ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट क्यों कहा, हम उसको भी पेंटावेलेंट कह देते, वहां भी अपने आप एक्साइटेशन हो जाता। नहीं, ये संभव फास्फोरस के साथ नहीं है, फास्फोरस के साथ ये संभव नहीं है। बात करते हैं फास्फोरस की, किसकी बात करते हैं, फास्फोरस की। फास्फोरस के साथ में ये संभव नहीं है। कैसे स्टूडेंट, बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस होता है 15,
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब बात करते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 3s2 3p3 3s2 3p3। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। तो हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 3, और ये 3d जो 0 है ये क्या पड़ा है, खाली। तो 3s को मैंने यहाँ पे लिखा, 3s को मैंने यहाँ पे लिखा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैंने लिखा 3p, यहाँ पे मैंने लिखा 3p, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, क्योंकि फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए फास्फोरस की इन जनरल ग्राउंड स्टेट में जो कोवैलेंसी होती है वो होती है 3, वो होती है 3। तो कार्बन पेंटावेलेंट क्यों नहीं शो कर सकता, कार्बन भी तो फास्फोरस, सॉरी कार्बन नहीं, फास्फोरस जैसे कार्बन टेट्रावेलेंट हो रहा है, फास्फोरस भी अपने आप पेंटावेलेंट हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो गैप है, ये जो गैप है 3s और 3 के बीच में, ये लो एनर्जी गैप है। ये क्या है, लो एनर्जी गैप है। क्या है, लो एनर्जी गैप। लेकिन जो d ऑर्बिटल्स हैं रहते हैं कहीं दूर आसमानों में, बहुत दूर रहते हैं। कहां रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तो आप ना तो 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं करा सकते हैं अपने आप, और ना ही 3p से 3d में, ना ही 3p से 3d में आप इलेक्ट्रॉन का क्या करा सकते हैं, प्रमोशन। यानी कि 3s से 3d या 3p से 3d, जिस प्रकार 2s से 2p या ns से np इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के केस में, 3s और 3d के केस में, या 3p और 3d के केस में ये प्रमोशन अपने आप नहीं हो सकता। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और तब जाके वो अपनी 5 कोवेलेंसी दिखाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कार्बन क्योंकि रहता ही अपनी एक्साइटेड स्टेट में है तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, लेकिन फास्फोरस अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, वो ग्राउंड स्टेट में रहता है। और जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो फॉर्म कर लेता है PCl3 PH3। अब प्रश्न ये उठता है, सर तो जो फास्फोरस है अगर इसको अपनी 5 कोवेलेंसी दिखानी है तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी देता कौन है बच्चे, एनर्जी मिलती है जो फास्फोरस से एटम कंबाइन होंगे। यदि फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाना है, 5 बॉन्ड बनाना है, तो ऐसे एटम आने चाहिए जो उसके इस 3d ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या कर दे, कम कर दे। क्या कर दे, कम कर दे। आ रही है बच्चे बात समझ में, आ रही है बच्चे बात समझ, क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या हम देंगे, नहीं, एटम, वो एटम से इसको एनर्जी मिल सकती है, उस एटम से जो फास्फोरस के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हो कि वो एनर्जी, जैसे PH3 बनता है तो क्या मैं सर 5H लगा के PH5 बना सकता हूं? नो 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 नो, दिस मॉलिक्यूल विल नो एग्जिस्ट, दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। आप PCl5 देख सकते हैं, या यस ये एग्जिस्ट करेगा। आप PF5 देख सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा, पर PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस चाहिए फास्फोरस को 5 कोवेलेंसी बनाने के लिए वो H से नहीं मिल सकती। वो किससे मिलेगी? क्लोरीन से मिलेगी। किससे मिलेगी? फ्लोरीन से मिलेगी, पर H से नहीं मिल सकती। वो कंडीशंस किससे नहीं मिल सकती? H से नहीं मिल सकती। इसका मतलब सर क्या एक्साइटेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है, तो एक्साइटेशन की बात करते हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्साइटेशन 2 प्रकार से काम करता है। तो याद रखना PH5 नहीं बनेगा। सर समझाया नहीं कि PCl5 बन गया, PF5 मैं समझाऊंगा बच्चे। पहले आप समझिए क्या समझिए बच्चे, कि एक्साइटेशन 2 प्रकार का होता है। एक्साइटेशन 2 प्रकार का होता है। एक्साइटेशन स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है फ्री एक्साइटेशन, एक होता है स्टूडेंट क्या, फ्री एक्साइटेशन होता है। एक होता है स्टूडेंट फ्री एक्साइटेशन, और दूसरा होता है स्टूडेंट फोर्स्ड फ्री एक्साइटेशन, और दूसरा होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन।
एक होता है फ्री एक्साइटेशन और दूसरा होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। तो हमारे पास में दो प्रकार के एक्साइटेशन होंगे, एक फ्री एक्साइटेशन होंगे और एक होंगे फोर्स्ड एक्साइटेशन। फ्री एक्साइटेशन जैसे कार्बन के केस में हुआ था। कैसे? कार्बन के केस में ये 2s था और ये क्या था? 2p था। 2p था, क्या था स्टूडेंट? 2p था। 2p था और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर अपने आप ही एक्साइटेशन हो गया। ये फ्री एक्साइटेशन का केस है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, किसकी बात करें? फास्फोरस की, तो ये 3s है, ये क्या है? 3p है और कहीं दूर आसमानों में, कहीं दूर आसमानों में कौन रहता है? 3d रहता है। क्या रहता है? 3d रहता है। अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना चाहें तो नहीं होगा, नहीं होगा प्रमोट। अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना चाहें तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स्ड एक्साइटेशन है। क्या है? फोर्स्ड एक्साइटेशन है। तो सर एक्साइटेशन दो प्रकार का होता है, जिस प्रकार कार्बन में हुआ फ्री एक्साइटेशन, लेकिन एक PCl5 बनाने के लिए क्या है? मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा फास्फोरस के 3s से, किसमें? 3d में। लेकिन ये फोर्स्ड एक्साइटेशन है, यानी कि एक्साइटेशन की भी दो कंडीशन होती हैं। एक्साइटेशन की भी दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन अपने आप नहीं होता है, एक फ्री एक्साइटेशन है और एक फोर्स्ड एक्साइटेशन है। कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन के लिए दो कंडीशंस का होना बेहद जरूरी है। एक होता है स्टूडेंट प्राइमरी कंडीशन, एक होता है प्राइमरी कंडीशन, यानी कि एक्साइटेशन के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक प्राइमरी कंडीशन की, दूसरी पड़ेगी स्टूडेंट हमको सेकेंडरी कंडीशन की। किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट? सेकेंडरी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार के एक्साइटेशन होते हैं, एक फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है और एक फ्री एक्साइटेशन। कार्बन में फ्री एक्साइटेशन होता है। अगर फास्फोरस को PCl5 बनाना है तो वो फोर्स्ड एक्साइटेशन की कहानी है। किसकी? फोर्स्ड एक्साइटेशन की कहानी है। तो कंडीशन फॉर एक्साइटेशन होता है, एक प्राइमरी कंडीशन होता है और एक होता है सेकेंडरी कंडीशन। और सेकेंडरी कंडीशन के क्या है? प्राइमरी कंडीशन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल। प्राइमरी कंडीशन ये है कि वेकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। और स्टूडेंट सेकेंडरी कंडीशन है, सेकेंडरी कंडीशन है, सेकेंडरी कंडीशन है लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट? आप जरा समझिए। फ्री एक्साइटेशन यानी कि प्राइमरी कंडीशन लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसमें ये अपने आप हो गया। फ्री एक्साइटेशन ये अपने आप हो गया। तो केवल और केवल फ्री एक्साइटेशन के लिए एक ही कंडीशन की जरूरत है कि उसके पास लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास में क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो 5 है, लेकिन ये एक्साइटेशन अपने आप नहीं हो सकता, ये अपने आप नहीं हो सकता। तो हमको फोर्सफुली कराना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? फोर्सफुली कैसे होगा? हमको लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप करना पड़ेगा बिटवीन ऑर्बिटल्स, हमको लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप करना पड़ेगा बिटवीन ऑर्बिटल्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूं फ्री एक्साइटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंडीशन की आवश्यकता है। फ्री एक्साइटेशन के लिए जिस प्रकार कार्बन टेट्रावेलेंट है तो उसको केवल और केवल प्राइमरी कंडीशन यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता है। कार्बन को ये टेट्रावेलेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए और उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन फास्फोरस को क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन चाहिए उसके बाद भी क्या है? ऐसा कुछ चाहिए जो इस लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप कर दे, जो ये जो एस और डी के बीच में या पी और डी के बीच में ये जो एनर्जी का गैप हाई है ना, इसको लोअर कर दे।
इसको लोअर कर दे। तो यानी कि बच्चे फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, प्राइमरी कंडीशन भी चाहिए और सेकेंडरी कंडीशन भी चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्राइमरी कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्री एक्साइटेशन, फ्री एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए, प्राइमरी कंडीशन। और सेकेंडरी कंडीशन इज प्राइमरी कंडीशन एज वेल एज सेकेंडरी कंडीशन। फोर्स्ड एक्साइटेशन, मैं अगले पेज में जाता हूं। फोर्स्ड एक्साइटेशन की अगर मैं बात करूं, फोर्स्ड एक्साइटेशन क्या करता है, रिक्वायर्ड क्या, प्राइमरी कंडीशन एज वेल एज सेकेंडरी कंडीशन। यानी कि फोर्स एक्साइटेशन के लिए प्राइमरी कंडीशन भी चाहिए। प्राइमरी कंडीशन का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वेकेंट ऑर्बिटल तो है, वेकेंट ऑर्बिटल तो फास्फोरस के पास में है। अगर उसको pH5 बनाना है तो pH5 बनाने के लिए तो ये है, PCl5 बनाने के लिए ये है, लेकिन बच्चे सेकेंडरी कंडीशन इस pH5 से नहीं मिल सकती। H में इतनी ताकत नहीं कि सेकेंडरी कंडीशन प्रोवाइड कर दे। सर सेकेंडरी कंडीशन कौन सी है, सेकेंडरी कंडीशन है लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। यानी कि 3s और 3d के बीच में ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए, 3s और 3d के बीच में ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। और ये कम H नहीं कर पाएगा, ये कम H नहीं कर पाएगा, ये कम क्लोरीन कर देगा। इस गैप को कम कौन कर सकता है, क्लोरीन कर सकता है। और इस गैप को कम कौन कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है। क्या कर सकता है, कम। इस डी ऑर्बिटल को मुझे कंट्रैक्ट करना होगा, इस डी ऑर्बिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा, पास बुलाना पड़ेगा। ये गैप मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 3s और 3d के बीच का गैप, 3p और 3d के बीच का गैप कम करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी कंडीशन है। यानी कि प्राइमरी कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए फोर्स्ड एक्साइटेशन वालों को, प्राइमरी कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये गैप भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। और H में इतनी ताकत नहीं है, क्लोरीन और फ्लोरीन में ये ताकत है। सर ये ताकत कहां से आई, इस ताकत को, ये जो टेक्निक आई कि क्लोरीन और फ्लोरीन इस गैप को कम कर देते हैं, हम इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। किसके, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। एक थ्योरी है चार्ज कंट्रैक्शन की, किसकी थ्योरी है, चार्ज कंट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट इस चार्ज कंट्रैक्शन की थ्योरी को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि PCl5 और PF5 क्यों बन जाता है, ये बताएगी चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। और pH5 क्यों नहीं बन जाता, ये भी बताएगी क्या, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। और कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन में सिर्फ और सिर्फ फ्री एक्साइटेशन है, लेकिन PCl5 में 3 तो नॉर्मली, वो फास्फोरस 3 कोवेलेंसी तो नॉर्मली दिखा देगा, ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली दिखा देगा, लेकिन अगर उसे 5 दिखाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड एक्साइटेशन करना पड़ेगा। और फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए प्राइमरी कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड और सेकेंडरी कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और सेकेंडरी कंडीशन में क्या है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, और लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स किससे होगा, किससे समझा जाएगा, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी से समझा जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि फोर्स कंट्रैक्शन के लिए जो सेकेंडरी कंडीशंस है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स, वो किससे प्राप्त होगी, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी से। चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी से आप समझ जाएंगे इजीली कि कब कब फोर्स एक्साइटेशन होता है और क्यों PCl5 बनता है, क्यों PF5 बनता है पर PH5 नहीं बनता, क्यों SF4 बनता है, क्यों SF6 बनता है, लेकिन H2S तो बनता है, लेकिन H2S तो बनता है पर SH4 नहीं बन पाता, SH6 नहीं बन पाता। इसको कौन बताएगा, ऑल आंसर्स आर इन दिस चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। तो स्टूडेंट इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।